नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुप्रीम कोर्ट के सबसे धाकड़ और ईमानदार जजों की गिनती की जाए, कई बार कर चुके हैं हम, फिर रिपीट होगा। लेकिन उनमें एक जज का नाम लगातार डे वन से हम लेते रहे हैं। नाम है जस्टिस उज्जवल भुइयां। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने न्यायपालिका का गंदा सच खोल कर रख दिया, और गंदा सच पूरी जिम्मेदारी से हम बोल रहे हैं। इसमें यह भी हम नहीं कहेंगे कि हम जस्टिस उज्जवल भुइया की आड़ में छिपने की कोशिश करें, कोई बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके लिए साधुवाद, इसके लिए धन्यवाद कि जस्टिस भुइया ने ये सच इस दौर में कहने की हिम्मत की। इसके लिए उनको बार बार हम उनका अभिनंदन करते हैं। चीटी भीड़ को, पब्लिक को चीटी बोलने वाले लोग इस दौर में जज बनाए जाते हैं। अयोग्य लोगों को प्रमोट किया जाता है। कॉलेजियम में किस आधार पर जजों की नियुक्ति हो रही है, उनके मेरिट और डिमेरिट को पब्लिक क्यों नहीं किया जाता है? इस देश की जनता को यह हक है जानने का कि जो जज बन रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो जज बनने के काबिल है या नहीं है। उसके पास यह हक है। कैमरे पर बाकायदा लॉ स्टूडेंट्स के सामने सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार जज ने सब बोल करके बिल्कुल इस दौर की न्यायपालिका को, जिसको ढकने की कोशिश होती है कंटेम्प्ट के बहाने, आम आदमी को, हम जैसे लोगों को जो सवाल करते हैं उनको भी डराने की कोशिश होती है, आज उज्जवल भुइया ने हमारे तमाम सवालों पर मुहर लगा दी है। मैं इसलिए तो एक्स्ट्रा धन्यवाद दूंगा कि हमारे वो सवाल जो जायज सवाल थे, जो वैध सवाल थे, उनको भक्त मंडली, ये देश के दुश्मन, नस्ली दुश्मन, ये हमारे सवालों को नाजायज और कंटेम्पचुअस बताते थे। आज जस्टिस भुइया ने हमारे सवालों की वैधता पर मुहर लगाई है। लाइए हेमंत भाई, जोड़िए जरा स्क्रीन पर, जोड़िए, लाइए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई, आज बधाई हो आपको भी। कम से कम हाँ, हमारे जायज सवालों पर किसी ने मुहर तो लगाई, और किसी ने नहीं, वो कोई नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का वो योग्य जज है जिसने योग्य जजों की नियुक्ति पारदर्शी हो, जनता के सामने हो, इस बात को रखा है देश के सामने। लाइए कुछ हेडलाइंस है वो दिखा दीजिए, फिर बाइटें भी मिल गई हैं, अंग्रेजी में है लेकिन वो अंग्रेजी हम चलाएंगे, हेमंत भाई उसको हिंदी में आप लोग तक पहुंचाएंगे। नागरिकों को जानने का हक है कि उनके जज कौन है, कॉलेजियम सिस्टम पर बोले जस्टिस उज्जवल भुइयां। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। पहली, नागरिकों को जानने का हक है कि उनके जज कौन है। यहां पर जुडिशरी, हमारे देश में क्या हुआ है मोदी के 12 साल में, हटा दो इसको, मोदी के 12 साल में क्या हुआ? आपको मोदी की डिग्री जानने का हक नहीं, आपको सूर्यकांत की संपत्ति जानने का हक नहीं। उस पर सवाल है, उस पर हमने सवाल नहीं खड़े किए, उस पर सुप्रीम कोर्ट के ही एक पूर्व जस्टिस ने पोथा लिखा था पूरा, लेकिन कहीं चर्चा नहीं, क्योंकि सीजीआई के बारे में आप कैसे चर्चा करोगे? वो कौन है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं चर्चा हो सकता। मोदी की डिग्री पब्लिक डोमेन में, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बना देंगे सब। अभी तो खैर निजता है, कभी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला न बना दें कि उनकी डिग्री पता चल जाएगी तो पैट्रियट काम करना बंद कर देगा। कोई पता नहीं है। अगले हेडलाइन लाइए, लोगों को चीटियां कहने वाले भी बन जाते हैं जज। जस्टिस भुइयां ने कॉलेजियम सिस्टम पर उठाए सवाल। लोगों को चीटियां कहने वाले भी बन जाते हैं जज। चीटियां किसने कहा? कॉकरोच याद कर लीजिए बस। इससे ज्यादा किसी से भी मैं इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकता। जितना किया है जस्टिस भुइयां ने, वो बहुत बड़ा एहसान है इस देश के लोकतंत्र पर। ये बात बोलना कि चीटियां लोगों को मतलब इस देश की पब्लिक को चीटियां बोलने वाले जज बन जाते हैं, वो कौन लोग हैं आप बता दो। चीटी तो नहीं जानते, कॉकरोच किसी ने बोला था। आगे चलो, योग्य जजों के साथ अन्याय, जनहित के खिलाफ
जो योग्य काबिल जज है उनके साथ अन्याय जो है वो जनहित के खिलाफ है। यह अन्याय किसके किसके साथ हुआ है, वो बोले चाहे ना बोले, हम तो बोलेंगे। जस्टिस अतुल श्रीधर, जस्टिस अतुल श्रीधरन के अलावा जस्टिस मुरलीधर, ये दो नाम तो बिल्कुल सामने रखेंगे। और अभी कितने और जो है लोअर कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे होंगे जिनके बारे में हमको भी नहीं पता है, गिनती नहीं है। योग्य जजों के साथ अन्याय है जनहित के खिलाफ। कॉलेजियम की अपारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां की चिंता। आगे चलिए। ये कॉलेजियम तो ऐसा हो गया है जैसे मोदी की डिग्री, अंदर क्या है बताएंगे नहीं, वो हमारा अपना मैटर है। अरे अपना मैटर, आप देश के लिए जज चुन रहे हो कि अपने घर के लिए चुन रहे हो? वजह बताए बिना जज नियुक्त करने से आते हैं अयोग्य लोग। देखिए, मतलब उनको आप जज क्यों रख रहे हैं? अगर उनके मेरिट डिमेरिट को नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा तो अयोग्य लोग आएंगे। जस्टिस भुइयां ने कॉलेजियम पर उठाए सवाल। नीचे लाइव लॉ हिंदी देखिए। वजह न बताकर कॉलेजियम अच्छा काम करने वाले जजों का नुकसान कर रहा है, जस्टिस भुइयां। ठीक है, यही मेरिट डिमेरिट, एक एक पॉइंट इसलिए अलग अलग हेडलाइन हम लाए थे। अब मैं दो हिस्सों में सुनवाएंगे क्योंकि काफी मिल गया। हम सोच रहे थे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन काफी मिल गया है। तो एक हिस्सा पहला आप सुना दीजिए, फिर चलेंगे चर्चा पे। सुना दीजिए। I have seen that the last three statements of the Collegium, Supreme Court Collegium, I have with me those three, 2025, the last one, do not contain any reason at all for recommending elevation as opposed to the earlier statements, where each of the recommendations were supported by some reason. May not be full, some may say these are all copy paste kind of reasons, it's okay. But at least some reasons were given to justify the recommendations. But I have noticed the last three recommendations of the Collegium do not contain any reason at all. Is it going back on the transparency principle? These are important issues. Citizens, as we have seen, right from Plato to Bentham, have a right to know what is happening in the courts. They have a right to know who would be their judges. They have a right to know what kind of judgments the honorable judge has delivered. This should be in public domain. We find that previous, at least 2-3 Collegium recommendations I find were very, very elaborate. One recommendation I find during Chief Justice Lalit's tenure, where it did not fructify, but reasons have been given. Good reasons have been given. One Collegium resolution I find is of 18/1/2023, where the Supreme Court Collegium reiterated the recommendation of Solve. That was 18 January 2023. It's nice. I would say the reasons given by the Supreme Court is quite convincing. At least I'm convinced by that reasoning. It is another matter that 3.5 years have gone by, nothing has happened thereafter. That's again another debate, not part of this conversation. We'll have some other debate some other time. In a supplementary opinion, Justice D.Y. Chandrachud holds that disclosure of assets of judges is warranted in the larger public interest. The argument that independence of the judiciary would be affected prejudicially due to disclosure of such information is specifically rejected, as it cannot be argued that information regarding the assets of the judges who are public functionaries is personal information having no relationship with any public activity or interest. In this regard, he emphasized that the edifice of judicial independence is built on the constitutional safeguards to guard against interference by the legislature and by the executive. Judicial independence is not secured by the secrecy of the cloistered halls. Again, not my words. It cannot be said that increase in transparency would threaten judicial independence.
He also said that judicial independence cannot be used as a byword for avoiding accountability. Important it is. Judicial independence cannot be used as a byword for avoiding accountability and criticism that accompanies transparency. Accountability and transparency are not only necessary for upholding the democratic underpinnings of the Constitution, but are also necessary for the independence of the judiciary itself. Both are mutually reinforcing principles. अभी ये एक हिस्सा था, इसमें बहुत कुछ एग्जाम्पल के साथ नाम ले लेकर के बहुत सारा बताया है, ये ललित से और वहां यहाँ तक चंद्रचूड़ सबकी चर्चा की, बहुत सारी बातें थी। अब सुनते हैं समझते हैं हिंदी में पूरा का पूरा। पहले यही बिना एनालिसिस के खाली फैक्ट हम जान ले कि क्या बोला, वो पहले समझिए। हेमंत भाई। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इन्होंने शुरुआत ही इस बात से की कि जो कॉलेजियम के डिसीजंस हैं, जो कॉलेजियम की रिकमेंडेशंस हैं, चाहे वो एलिवेशन यानी कि प्रमोशन की हो या ट्रांसफर की हो, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती आई है, सेल्फ स्पीकिंग होती आई है, रीजन हमेशा मेंशन किए जाते थे। हाल के 3 जो रिकमेंडेशंस गए हैं कॉलेजियम के, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि इसमें रीजंस नहीं दिए गए हैं, यानी कि आप वापस मुड़ के जा रहे हैं पीछे जो पहले करते थे। बड़ी मुश्किल से तो इस रीजनिंग पे आप आए थे तमाम कारणों के चलते। और अब जब देखिए, एक चीज आशीष भाई सारे देश को समझ लेनी चाहिए, अगर आप ठीक काम कर रहे हैं ना जीवन में, कभी भी, जुडिशरी की नहीं, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, अगर आप कोई भी काम न्यायपूर्ण, ठीक और ईमानदारी से कर रहे हैं कभी भी, तो आपको रीजंस बताने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। रीजंस आप छुपाते कम है। तो जस्टिस भुइया ने इशारों में सब कुछ कह दिया, सब कुछ कह दिया। और इशारों में क्यों, खुल के भी कह दिया। इन्होंने धीरे से एक जिक्र किया 2023 की रिकमेंडेशन का, सौरभ का नाम लिया, वो जस्टिस सौरभ कुर्बान की बात कर रहे हैं, एडवोकेट है बहुत सीनियर, उनकी हाईकोर्ट में उसमें एलिवेशन के लिए कहा गया था। और 2 बार रिट्रीट, एक क्या होता है कॉलेजियम के अंदर कि एक बार मैंने आपको सिफारिश की, आप रिजेक्ट कर सकते हो उसको एज पर द कॉलेजियम रूल। अगर मैंने दोबारा कॉलेजियम ने आपको रिकमेंड कर दिया तो आपके ऊपर बंदिश है कि आपको मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है सेकेंड टाइम रिजेक्ट। तो पहली बार सौरभ कुर्बान का नाम गया तो सरकार ने नहीं माना उसको, दोबारा रिट्रीट किया विद सॉलिड रीजंस, जो जस्टिस बता रहे जस्टिस भैया, सॉलिड रीजंस के साथ। उनका कि मैं कम से कम कन्विंस था उन रीजंस के साथ, उसके बावजूद भी उनको नोटिफाई नहीं किया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कार्यक्रम था, इसमें सौरभ कृपाल खुद बैठे हुए थे, खुद बैठे थे। दूसरी बात आपने कही, जो उन्होंने कहा कि साहब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी तो वो है जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि रीजनिंग बतानी होती है कॉलेजियम को, बड़ी मुश्किल से वो शुरू हुई थी, तो बड़े धीरे से उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, एक पार्ट। दूसरा उन्होंने जो कहा कि जजेस के एसेट्स और ये सारी चीजों को घोषित करने का। आशीष जी, अगर देश में आप पंच का भी चुनाव लड़ते हैं ना, पंच का, हाँ, और राष्ट्रपति का लड़ते हैं, दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है कि आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज डिक्लेयर करने का। और जो ये जो चीज है कि एसेट्स को डिक्लेयर ना करने वाली बात, इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास मजबूत होता है, घोषित करने से कमजोर नहीं होता है। ट्रांसपेरेंसी जो भी होगी, जवाबदेही जहां भी होगी, उससे वो चीज कमजोर हो ही नहीं सकती, उससे तो मजबूत होगी। आपने सवाल पूछा, आपने धड़ाक से जवाब दिया, तो मजबूत हुआ है, कमजोर हुआ। और मैं मुंह छुपाने लगा, रीजन बताने से भागने लगा, इसका मतलब क्या है कि मन में चोर है, कुछ है जो मैं छुपाना चाह रहा हूं। तो जस्टिस भुइया, देखिए 2 तरह के जजेस इस देश में आशीष भाई लगातार आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखे, खास तौर पर 2014 ऑनवर्ड्स। इनको मैं कहता हूं वीकेंड सेमिनार जजेस। भाषण दो, बहुत बड़े बड़े, चंद्रचूड़ दिया करते, कैसे बड़े बड़े भाषण, अद्भुत भाषण दिया करते। और जब बेंच पे फैसला लिखने की बात आती तो फिर क्या होता था वो भी आपने देखा। जस्टिस भुइया ऐसे विरले जज हैं जो कहते हैं उसको 100% प्रैक्टिस करते हैं, जजमेंट में दिखता है। हाँ, 100%। हाँ, लफाजी नहीं है, वो वर्बल डायरिया के शिकार नहीं है। और जो ये सेमिनार है जो आपने दिखाया, ये मैं दर्शकों के लिए वैसे बता दूं, एक कानूनी थिंक टैंक है विधि, उसकी पहल की रिपोर्ट द जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स असेसिंग डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, इसके लॉन्च था। उस पर ये जो पैनल चर्चा थी, उसमें जस्टिस भुइया बोल रहे थे, जो आपने दिखाया। रेफरेंस देना जरूरी होता है दर्शक को,
कौन है, कहाँ है, क्या है टाइप, जो हमने जर्नलिज्म के सिद्धांत समझे थे, तो ये बताना जरूरी है कि वो कहाँ बोल रहे थे। सवाल ये है कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगातार रहे, ये भी नहीं पता उसकी जांच हुई क्यों। और ये कोई छोटी बात नहीं आशीष भाई कि उसी सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए आप अपने ही एक सीनियर साथी के बारे में इनडायरेक्ट टिप्पणी करें, चीटी वाली जो वो आइसोलेशन में नहीं थी। उन्होंने एक और बहुत गंभीर बात कही, इलाहाबाद हाईकोर्ट का वही वाला श्रीमान विश्व हिंदू परिषद और मेजोरिटेरियन सत्ता, और जहां लोगों की वो होगी जो पॉपुलर परसेप्शन होगी उसके हिसाब से न्याय होगा। कौन कह रहा है? हाईकोर्ट का जज इलाहाबाद का, जो संविधान की शपथ लेके आया है। संविधान की जब हम शपथ लेते हैं तो संविधान के तहत काम करने की शपथ लेते हैं। मेजोरिटेरियन स्टेट नहीं है, बहुमत का वो नहीं, बहुसंख्यकवाद नहीं है। लेकिन चूंकि किसी को राजी करना है, ये चीजें बड़ी मदद करती। आपने देखा ना कितने कितने लोगों को बाईपास करके कैसे कैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और पता नहीं कहां कहां एलिवेट हुए। देखा आपने? लगा आपके एक बहुत प्रिय थे महाराष्ट्र के, आप कहा करते नहीं बड़े ईमानदार है, सारा है, जाते जाते क्या कर गया देखा आपने? मतलब मैं तो कभी रीअपॉइंटमेंट नहीं लूंगा, उससे भी बड़ा काम कर गए कि 2040 में कौन होगा। तो ये जो चीज अरे है वो जस्टिस, कई काम करके गए हैं, जाए दीजिए, वो कई काम करके गए हैं। तो मैं वही जो जस्टिस भुइयां जो बात कह रहे हैं ना, वो वास्तव में दिल को छू लेने वाली है। और वो नहीं कर रहे जो ये बाकी सारे करते हैं ना, कि दे प्रीच समथिंग एंड प्रैक्टिस समथिंग एल्स। ही प्रैक्टिसेस व्हिच ही प्रीचेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जस्टिस भुइयां जैसे जज विरले ही जज हैं जो आज हमारे समाज को तो आईना दिखाते ही दिखाते हैं, अपने ही साथी जजों को भी, न्यायपालिका को भी आईना दिखाने का काम करते हैं। और खास तौर पर जो बेंच में हियरिंग के दौरान जो कमेंटबाजी चल रही है लगातार, जिसको मैं और आप कई बार वर्बल डायरिया बोलते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना, वो मसीह वाला याद होगा आपको, अपना चंडीगढ़ हाईकोर्ट नगर निगम में। हाँ, और जस्टिस चंद्रचूड़, मैं तो सोच रहा था कुर्सी ना टूट जाए उस दिन, जितने आक्रामक थे और जितना एग्रेसिव थे, संविधान की हत्या कर दी और पता नहीं क्या क्या कर दिया है। और फिर ऑर्डर में क्या मिला? उसके खिलाफ एक लाइन भी नहीं, बस ये कर दिया कि मेयर हेमंत अत्री नहीं, आशीष चित्रांशी होंगे, बस ये ऑर्डर कर दिया, छुट्टी, जाइए। सब कुछ कैमरे पे था, सरेआम वैलिड वोटों को इनवैलिड कर रहा था। आपने इलेक्टोरल बोर्ड्स का मामला देखा होगा, सरेआम संवैधानिक घोषित किया गया। हाँ। जांच की बात आई, नो। और इन्होंने तो कमाल कर दिया, ताजा ताजा चीटी वाली बात, कहीं इशारा, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है वो। एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात कही, वर्बल डायरिया वाली, जैसे मैंने आपको चर्चा की। तीसरी बात इन्होंने कही, जो ये सीलबंद लिफाफे वाला नाटक है, हाँ, ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है यार। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी बात हो, कुछ भी, पेगासस हो राष्ट्रीय सुरक्षा, अपने राफेल हो राष्ट्रीय सुरक्षा, कहते हैं विरोधियों को पता लग जाएगा कि राफेल के अंदर क्या क्या सुविधा है। अरे भले आदमी हो, जो आरएफपी तुमने अप्लाई किया है, जिस जो अब मंजूर किया रिक्वेस्ट और प्रपोजल, उनमें सब कुछ लिखा होता है यार। किसको फुद्दू बना रहे हो तुम? और वो बन गए, वो जो तत्कालीन थे ना बाई लॉर्ड्स, नहीं वो बने नहीं, ठीक है। नहीं, आप कह रहे बन गए, यही तो आप और हम समझ नहीं पाते हैं। वो पहले से तय कि तुम्हें बनना है, तुम्हें बनना है, तो अच्छा हाँ ठीक है आप करें तो हम बन जाते हैं। वो बने नहीं कि कोई ऐसा है। पेगासस लिफाफा बंद, अभी छोड़ दो। एसआईटी के लिए क्या कहा अयोध्या वाला, लिफाफा बंद। लिफाफा बंद, आपका डीएनए टेस्ट नहीं है, लिफाफा बंद करोगे। नहीं, माफ कीजिएगा, एक सेकंड। हाँ, बेंच ने नहीं कहा लिफाफा, श्रीमान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लिफाफे में दे तुषार देंगे। मेहता ने कहा, तुषार मेहता ने कहा, तो बेंच तो ने नहीं कहा कि नहीं खुलेआम रखो। बेंच को क्या कहना चाहिए था? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यही कहना चाहिए था। हाँ, आप मुझे कह रहे हो कि हेमंत भाई रिपोर्ट लेकर के आओ एसआईटी की, मैं कह रहा हूँ हाँ, सीजनेबल लिफाफे में ले दूंगा। ऑर्डर कौन कर रहा है? ऑर्डर हाँ, भैया सीजीआई कर रहा है। हाउ कैन आई बिल्कुल। डिक्टेटर? हाँ। और उसके बाद कुछ नहीं कहा उधर से, चुप, सीलबंद पे चुप्पी, कंप्लीट चुप्पी। ये कितना बड़ा देश के साथ धोखा है। देश भर के जेब से तुम चोरी किए हो और करो हम बताएंगे बंद लिफाफे में। वाह, अपना, मैं फिर कहता हूं, आपका अपना डीएनए, आपके बच्चे का डीएनए की रिपोर्ट हो तो जाओ सीलबंद लिफाफे में दिखाओ। हाँ? वो आपका पर्सनल मैटर है। देश के सुरक्षा का मसला, देश में चोरी का मसला सीलबंद लिफाफे में। यही इन सब ने वो किया। और जो आज उज्जवल भुइयां ने बोला, ये कई इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। कहीं जो आप कह रहे ना कि ये सेमिनार वाले जज
खाली जाते हैं सेमिनार में सैटरडे संडे को, भाषणबाजी इनकी सुन लो आप। दरअसल इस देश में पॉलिटिशियन और जस्टिस के बीच एक बड़ा फर्क खत्म हुआ किस मामले में? हेडलाइन मैनेजमेंट में। इन्हें भी छपास हो गया। ये जो टिप्पणियां करते हैं वो हेडलाइन के लिए करते हैं, और जो फैसले करते हैं वो प्रमोशन अपने के लिए, किसी और के लिए करते हैं। हाँ, मतलब प्रमोशन के किसी लिए। प्रमोशन। हाँ, मतलब ये दोनों अलग है। टिप्पणी हेडलाइन के लिए है, इतने में समझना है। टिप्पणी हेडलाइन के लिए, फैसला तो अपना जिसके लिए होना है वो हो रहा है। आज देखिए, अभी आप प्रोग्राम करते करते चेक करिए, हेडलाइन लगी है। हेडलाइन मतलब एक जगह नहीं, कई जगह पर हेडलाइन लगी है, और हर हेडलाइन में मुख्य रूप से यही लिखा है, छात्रों या अपराधियों पर कार्रवाई, क्वेश्चन मार्क। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार से पूछे ये तीखे सवाल। ठीक है, कितने तीखे सवाल हैं, सुनने में तीखे लग रहे हैं ना। अब हेडलाइन ये लेकर के नाच जाएंगे, गोदी तो अपना ये सब काम कर देंगे। हमारे बीच के लोग, हमारे अपने बीच के लोगों को मेरे साथ है प्रॉब्लम ये, हम नहीं वो करेंगे अपने हमारे बीच के लोग, क्योंकि ये लिखने पर व्यू ज्यादा आता है। जैसे लिख दो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बखिया उधेड़ दी, तो उस पर व्यू बढ़ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब अब मोदी जी फंस गए। उस चक्कर में बखिया, कोई बखिया नहीं उधेड़ी। सवाल पूछा है, सवाल का जवाब आएगा तो क्या होगा? पिछली बार क्या हुआ था कि जिन पर कोई केस नहीं है, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन पे आप वो कर दो। बताओ, मोदी और शाह और नड्डा और जितेंद्र सिंह जो काम नहीं कर पाए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और हमारे यहाँ आगे बहुत सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। अरे सख्त, इनकी सख्ती तो अद्भुत है, गजब है। लाइए एक और क्लिप है वो, क्योंकि अभी इसकी चर्चा हुई, एक और है वो भी जरा सुना दीजिए। The most instructive recent development for a lecture grounded in Bentham is the Supreme Court's own mid-2026 intervention. It has come very recently, restricting unauthorized clippings, editing, and circulation of live streamed proceedings. While according to one view, the court's concern is precisely the one Bentham anticipated, that decontextualized fragments of oral exchanges, observations made by judges in the course of arguments, not findings, are being circulated with sensational captions, causing reputational harm to judges, advocates, and the litigants alike, and distorting public understanding of what had actually happened in court. According to this view, there is a counter view also. The order does not retreat from live streaming. It draws a distinction, familiar from Bentham's own writing on the necessary limits of publicity in adjudication, between transparency of the process and a license to manufacture a misleading narrative from the process. What is relevant for our purpose is the observations made by the legendary Justice P.B. Rajendra Gatkar, the then Chief Justice of India, speaking for the bench. This, I think, is of seminal importance. He said, and I quote, in general, all cases brought before the courts, whether civil, criminal, or others, must be heard in open court. Public trial in open court is undoubtedly essential for the healthy, objective, and fair administration of justice. Trial held subject to public scrutiny and gaze naturally acts as a check against judicial caprice and vagaries, and serves as a powerful instrument for creating confidence of the public in the fairness, objectivity, impartiality in the administration of justice. This is 1966. That point of time, Chief Justice Rajendra Gatkar was mentioning about judicial caprice and vagaries, mind you. Public confidence in the administration of justice is of such great importance that there can be no two opinions on a broad proposition
that in discharging their functions as judicial tribunals, courts must generally hear causes in the open and must permit the public admission to the courtroom. बहुत बढ़िया। पब्लिक स्क्रूटनी शब्द उसमें सुना होगा, हम उसी के इर्द गिर्द सब कुछ है। ये कोई भी हमारे यहाँ तो बड़े बड़े नेता, मैं बताता हूं, आज ब्रजभूषण को बरी कर दिया गया महिला पहलवानों के मामले में। और मैं शशि थरूर की क्लिप देखा, एजेंसी ने माइक लगाया और सवाल पूछा, तो शशि थरूर जैसे जो व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर का ज्ञान प्राप्त है, वो कह रहा है कि कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं बोलेंगे, उस पे बोलना नहीं उचित है, वो मेरा उससे बाहर है। आप 1966 में इस देश के सीजीआई का बोला हुआ सुनिए कि अदालत का कोई फैसला पब्लिक स्क्रूटनी के लिए मतलब वो है उपलब्ध होना चाहिए, उसको पब्लिक स्क्रूटनी उसकी हो सकती है। हेमंत भाई, मैं तो खाली एक पब्लिक स्क्रूटनी पे हूँ, पूरा का पूरा। ये बड़ा महत्वपूर्ण था, पहले वाले पे सबका ध्यान गया, ये वाला हिस्सा नहीं कहीं पे हेडलाइन में आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये फैसला अभी आया था, एक मतलब पत्रकार का कोई उस पर टैग लगा नहीं सकते, लेकिन खुद को पत्रकार कहने वाली एक महिला ने, उसकी याचिका पर सुनवाई करके फैसला दी गई है। एक नया सिस्टम भी है ना, एक सिस्टम है कि कौन तुम केस करो, फलाने तुम केस करो, ऐसे हैं लोग। हाँ बताइए अजीत भाई, जो कुछ ये कह रहे थे, मुझे एक बात आई, आप लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया, ट्रांसपेरेंसी के लिए की, बहुत ही अच्छी बात है, एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। पूरे देश को समझने का ही मौका मिले कि भाई कोर्ट में क्या क्या प्रोसीडिंग्स थी, क्या मेरिट्स थी, क्या डिमेरिट्स थी, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट थे जिनको अपहेल्ड किया गया, कौन कौन से को खारिज कर दिया गया। इसकी तो जो आदमी जो भी सुनेगा वो कहेगा कि बहुत ही अच्छा स्टेप था, प्रोग्रेसिव स्टेप था। उसकी क्लिपिंग्स को कहीं यूज करना, फला करना, ये करना, भाई साहब आप जजेस हैं टॉप जुडिशरी के, आप अपने ऊपर रिस्ट्रेन करने की बजाय कि आप लूज टॉक ना करें, आपको इस तरह कमेंट ना करें, आप ये करें कि उसका यूज नहीं किया जाएगा। क्या कहूंगा इसके बाद? कुछ कहने को, कुछ भी शब्द कहोगे तो फिर वो क्या आएगा, वो कंटेम्प्ट आएगी। कंटेम्प्ट से हम नहीं डरते, लेकिन एक होता है प्रोग्रेसिव स्टेप कि आप आगे बढ़ रहे हो, देश के अंदर इवॉल्व हो रही है हमारी डेमोक्रेसी, और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे रहे हैं, सारी चीजें जो वेस्टर्न कंट्रीज में सब में होता है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई अद्भुत चीज भी नहीं होगी थी, लेकिन एक अच्छा शुरुआत जरूर थी भारत के हिसाब से, उसको धीरे से ये करते हैं। मैंने कई स्क्रीनशॉट, ये समझ जाएंगे दर्शक कि ये किसने किया, क्यों किया, क्या कारण है, उसका ऑर्डर भी देखेंगे तो उसमें भी कुछ चीजें पता लग जाएंगी, सारी चीजें। तो कुछ चीजें अनकही अच्छी होती है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं जो जस्टिस भुइयां ने, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट कोट्स हैं इसी लेक्चर के दौरान, तो एक एक करके ये देखिए। सिटीजन्स हैव ए राइट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द कोर्ट्स। देश के नागरिकों को अधिकार है कि अदालतों में क्या हो रहा है, उन्हें ये जानने का हक है कि उनके जज कौन हैं, उनको ये जानने का हक है कि उन जजों ने कैसे कैसे फैसले दिए हैं जिसके कारण उनका एलिवेशन हुआ, प्रमोशन हुआ। ऑल दिस शुड बी इन द पब्लिक डोमेन, ये सब सार्वजनिक उसके अंदर होना चाहिए। तो जब पिछली 3 जो आपने जो जिसका जिक्र किया जस्टिस भुइयां ने कि पिछली 3 कॉलेजियम की मीटिंग में रीजंस नहीं दिए गए, तो आप यहां से समझ जाइए कि वो रीजंस क्यों नहीं दिए गए। ठीक, जब कोई किसी का डोजियर बनाएगा कि भाई आशीष चित्रांशी ने वहां ये तोप चलाई थी, तो लिखना पड़ेगा ना कि फलाई ये किया था, ये किया था, ये किया था। और बिना तोप चलाए तोपची दिखाना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा कि फिर रीजंस देने बंद करने पड़ेंगे। तो रीजंस देने बंद कर दिए, इसमें क्या है, देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट। अगला दिखा दीजिए एक बार, शाबाश। तो ये कई इंपॉर्टेंट थे जो मैंने निकाल के रखे कि भाई ये रेलेवेंट है हमारे शो के हिसाब से। और दिखा दीजिए प्लीज। मैंने देखा है कि कॉलेजियम के पिछले 3 फैसलों में कोई कारण नहीं बताया गया है। क्या ये पारदर्शिता के सिद्धांत से पीछे हटने जैसा कदम है? क्या नहीं, ये है। जस्टिस भुइयां कह रहे हैं कि क्या ये है, बिल्कुल है। और उनके सवाल उठाने का मतलब ही ये है कि वो मानते हैं कि ये रिग्रेसिव स्टेप है, तभी तो यू आर गोइंग बैक। अगला दिखाइए, शाबाश। एक बेंच पे रहते हुए जिस व्यक्ति के अंदर ये दमखम है, आज कितने लोगों में दमखम है? यहाँ तो प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे बड़ा वो बड़ा बताते हैं, वक्तार पता नहीं क्या क्या, विज्ञान भवन में याद होगा। ये देखिए, ये वो बात है जो मैं कह रहा था आपको, अपने क्या नाम, अयोध्या मंदिर वाली। जस्टिस उज्जवल भुइयां क्वेश्चन सील्ड कवर प्रोसीजर।
उस पर सवाल उठाया कि सील्ड कवर की जो प्रक्रिया है, इस पर उन्होंने कहा कि ये क्या है। सेज ग्रेटर जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी बूस्ट पब्लिक ट्रस्ट। जितनी ज्यादा पारदर्शिता न्यायपालिका के अंदर होगी, उससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप जब अपनी प्रॉपर्टीज भी डिक्लेयर करोगे, उससे भी भरोसा बढ़ेगा न्यायपालिका के अंदर, बैठेगा नहीं। हो सकता है आपको 2 घंटे काम ज्यादा करना पड़े, अपने प्रॉपर्टीज की लिस्ट देनी पड़ जाए, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी के बाद लोगों को ये जाने के भाई ईमानदार लोग। यहां तो समस्या ये है कि जिनके एलिवेशन से पहले इतने बड़े बड़े पोथे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने लिखे हैं, ये भी नहीं पता जांच हुई कि नहीं हुई, वो फिर और तरह की बातें करने लगते हैं, भाषण देके बेंच के ऊपर बैठ के या बेंच से अदरवाइज। वो सारी आपने कभी सुना है कि सीजीआई के कभी जो है लेक्चर्स कैंसिल हो रहे हो? सुना आपने कभी? अभी हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं। जिंदल यूनिवर्सिटी में आना था भाई साहब, जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में है, राई में, देखी थी आप जब हरियाणा में आए थे, वहां जाना था, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल। अभिषेक मनु सिंह भी है। अभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बॉम्बे में जाना था, लास्ट मोमेंट पे फिर कैंसिल। चिंता का विषय ही है। हम किसी का मीन मेक नहीं निकाल रहे हैं, न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ा सवाल है ये, जिस तरीके की नहीं, परिस्थितियां हैं। हेमंत भाई, मीन मेक हम निकाल रहे हैं, हम काहे नहीं निकाल रहे, निकाल रहे हैं हमें। हाँ भाई, जो है सीधा सपाट, हमें जस्टिस अभय ओक, हमें जस्टिस उज्जवल भुइयां, हमें जस्टिस नागरत्ना, हमें जस्टिस मुरलीधर, हमें जस्टिस अतुल श्रीधरन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जो चाहिए वो कहेंगे। यही तो पब्लिक ट्रांसपेरेंसी स्क्रूटनी का विषय है। आपने भी पढ़ा ना, आप ही ने पढ़ा कि पब्लिक को यह अधिकार है कि उसे पता रहे कि कौन सा जज है, उसके कैसे फैसले हैं, क्या क्या फैसले दे रहा है। तो हम पब्लिक के रूप में हम इतने अवेयर हैं कि हमें पता है कौन कैसे फैसले दे रहा है, और हम उस अवेयरनेस के आधार पर बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे जज होने चाहिए। दैट्स इट, कुछ नया नहीं। क्यों हम नहीं बताने के हकदार हैं? उज्जवल भुइयां ने कहा है हमें, बताओ। हाँ नहीं नहीं, बताना ही चाहिए, बताना हाँ ही चाहिए। हाँ देखिए, बड़ी मुश्किल से तो आप इस रीजनिंग पे आए थे, हाँ उस रीजनिंग को बिना बताए ड्रॉप कर देना, हाँ। तो दिस इज समथिंग फिशी। वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट। बिना कारण के कारण नहीं छुपाए जाया करते, कारण के कारण छुपाए जाते हैं। ये सबको देखना पड़ेगा। जस्टिस भुइयां ने बिल्कुल एक नई राह दिखाई है, और हमेशा ही दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो वो इन सेमिनार्स में कहते हैं वो करते हैं। हाँ, जो कुछ वो कहते हैं, चाहे वो लोगों के अधिकारों की बात हो, मौलिक अधिकारों की बात हो, अपने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात हो, ट्रांसपेरेंसी की बात हो, धाकड़ फैसलों की बात हो, बिना किसी फेवर और फेवरेटिज्म की बात हो, हर पैमाने पर खड़े उतरते हैं। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि आने वाले दौर में अगर बिना रीजनिंग के ऐसे ही कॉलेजियम के फैसले आते रहे, तो आज से 10 साल के बाद क्या होगा? वैसे तो होना शुरू हो गए, 12 साल के परिणाम तो आ गए, लेकिन और क्या होगा? अभी तो 2-4 जस्टिस भुइयां हैं, जस्टिस नागरत्ना है, जस्टिस ओक हैं, कुछ तो बचे हुए ना, आप नाम ले सकते हो। नहीं हेमंत भाई, आप 10-12 साल कह रहे हो, फिर मैं बीच में आया। 10-12 जस्टिस लोग रिटायर हो गए, जस्टिस भुइयां और जस्टिस नागरत्ना रिटायर हो जाएंगे, सब साल 1.5 साल का मामला है। तो आप 10 साल कर रहे हो, इसके बाद आप खोज लेना। वो अगस्टिन जॉर्ज मसीह हैं, वो भी चले जाएंगे साल 6 महीना में। एक आध जो मतलब जो थोड़ा सा उस श्रेणी में है, मतलब जैसे कि थोड़ा अच्छे डिसीजन, डिसेंट डिसीजन लगते हैं, वो भी चले जाएंगे। फिर आप खोजते रहो, फिर पंचोली और वो सब आपको मिलेंगे, आप करना। हाँ? यही कहाँ 10 साल, 10 साल बहुत लंबा समय आप दे दिए। मोदी जी इतना लंबा टाइम नहीं लेके चल रहे हैं। प्लान बहुत रैपिड रैपिड रेल, बुलेट ट्रेन आवे ना आवे, प्लान बुलेट है, वो बुलेट रफ्तार से चल रहा है प्लान सर। खैर, वक्त हो गया है और कई कार्यक्रम है, क्योंकि खबरें कई बड़ी हैं आज सोमवार को, तो हम और भी खबरें लेकर के आ रहे हैं। अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।